आज हम ट्रांसलेशन से शुरू करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था टीआरएनए, जेनेटिक कोड। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आपकी जो आपने ट्रांसक्रिप्शन में जो आपने आरएनए बनाया था, वो भी जो कि आपने एमआरएनए बनाया था, मैसेंजर आरएनए, वो मैसेंजर आरएनए आपका इंफॉर्मेशंस को जो लेकर आया है, जो जो इंफॉर्मेशन वो प्रोटीन की लेकर आया है जेनेटिक कोड की फॉर्म में। क्योंकि अब हमें पता है कि हर एक जो आपका एमआरएनए है उसके अंदर जो कोडेड इंफॉर्मेशन है, वो कोडेड इंफॉर्मेशन आपकी ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस में राइबोसोम्स मदद करते हैं, राइबोसोम्स हेल्प करते हैं, और टीआरएनए एमआरएनए को रीड करता है, और टीआरएनए ही आपका साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को लेकर के आता है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, पर्टिकुलर कोडोन के लिए पर्टिकुलर टीआरएनए होता है, या फिर हर एक एमिनो एसिड के लिए अलग टीआरएनए होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही टीआरएनए दो एमिनो एसिड के लिए काम कर दे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही टीआरएनए आपका दो एमिनो एसिड को ले आएगा। ऐसा है कि आपका एक कोडोन के लिए ऐसा है कि जो आपका दो कोडोन हैं उनके लिए एक टीआरएनए तो हो सकता है, लेकिन वो एमिनो एसिड सेम ही रखेगा। ये बात आप ध्यान रखना। दो कोडोन्स अलग अलग, दो कोडोन के लिए एक टीआरएनए काम कर सकता है, लेकिन एमिनो एसिड उसके पास वही रहेगा, सेम ही। एमिनो एसिड नहीं बदलेगा। तो प्रोसेस को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर मैं आपकी बुक में जो दिया है उसको आपको बता दूंगा कि क्या क्या है। ये आपका, मान लो ये आपका एमआरएनए है, ये आपका एमआरएनए है। इस एमआरएनए का ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। जैसे कि आपको पता है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम दो एंड होते हैं। इसके इस एंड पर हमने जैसे बात की थी कि इनिशिएशन कोडोन्स होते हैं, जैसे लाइक AUG, शुरुआती कोडोन जो होगा वो AUG होगा। इसके बाद जो दूसरा कोडोन होगा वो कुछ भी हो सकता है, लाइक GUG हो सकता है, UC हो सकता है। इस तरह से आपका एक एमआरएनए होता है। पीछे एमआरएनए पे इधर के साइड पे 5 प्राइम के साइड पर कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस होती हैं, जो कि कंजर्व होती हैं मतलब फिक्स सीक्वेंसेस होती हैं। जिस तरह प्रमोटर में पीछे फिक्स सीक्वेंसेस थे, इसी तरह यहाँ भी हैं। सबसे पहले ये होगा कि एक साइटोप्लाज्म में, जब आप साइटोप्लाज्म की बात, साइटोप्लाज्म में यहाँ मान लो ये एमआरएनए आपका साइटोप्लाज्म में ही है बाहर, तो यहाँ इधर कहीं आपका जो अमीनो एसिड होगा, पहला स्टेप ये होगा कि आपका अमीनो एसिड ATP से जुड़ कर के, ठीक है, एक एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इसकी हेल्प से अमीनो एसिड AMP एंजाइम प्लस 2-फॉस्फेट ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये
एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड आपका एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ दिस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विल बाइंड विद द पर्टिकुलर टीआरएनए। तो ये आपका सपोज करो टीआरएनए है, लाइक ऐसे बना लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर देखेंगे। इसके बाद ये जो है आपका ये कहाँ जाएगा, टीआरएनए के पास जाएगा, टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड एएमपी, एंजाइम इसके साथ था ही, वही एंजाइम, नाम एंजाइम का सेम है। ध्यान रखना हर एक टीआरएनए के लिए ये एंजाइम अलग होगा। फॉर ईच एंड एवरी टीआरएनए द एंजाइम विल ऑल्सो चेंज एंड द एंजाइम विल रिकॉग्नाइज देयर पर्टिकुलर टीआरएनए with the basis of some special sequences present in the tRNA at some point। तो अभी क्या होगा कि मान लो ये tRNA के साथ में जुड़ जाएगा अमीनो एसिड, ओ माय गॉड, tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये जो AMP है ये बाहर निकल जाएगा और एंजाइम तो हट जाएगा। ये आपका हो गया चार्जिंग ऑफ tRNA, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए आपका चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम भी इस रिएक्शन में भाग लेता है Mg+2। तो ये अब चार्ज टीआरएनए आपका कैसा है, चार्ज टीआरएनए देखिए आपको पीछे बताया गया था कि भाई आपका एक टीआरएनए होता है। टीआरएनए में अगर हम उसको ऐसे टी बना लेते हैं झूठ मूठ से समझने के लिए, हमने कहा था ये इसका 3' एंड होता है, 3' पर यहाँ CCA होगा, यहाँ लास्ट वाले का जो 3' OH होगा वो फ्री होगा। ये आपका अमीनो एसिड है, मान लो ये सपोज करो आपका अमीनो एसिड है, ठीक है। ये आपका कोई अमीनो एसिड है, मान लो ये सिंपलेस्ट है, मेथियोनिन बना लेते हैं, मान लो ये मेथियोनिन है, उसकी साइड चेन में सल्फर लगा लेते हैं, ठीक है, सल्फर वाला अमीनो एसिड है। तो ये अपने कार्बोक्सिलिक एंड से यहाँ इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ेगा CCA, यानी जो एडिनिन का जो 3' OH होगा फ्री, उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एंड से यहाँ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद आपका जो टीआरएनए होगा वो कैसा होगा, वो आपका ऐसा होगा कि इसके पास यहाँ F-MET यानी फॉर्माइल मिथियोनिन, बैक्टीरिया केस में मिथियोनिन होता है, मतलब फॉर्माइल मिथियोनिन कहते हैं, यूकैरियोट के केस में मिथियोनिन कहते हैं, वो एक ही बात है। इनिशिएटर टीआरएनए, शुरुआती टीआरएनए है, जिसका जो एंटीकोडोन होगा वो UAC होगा, ठीक है, यहाँ पर। और ये आपका चार्ज टीआरएनए है, नाउ इट इज़ ए चार्ज टीआरएनए। देन नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आपका जो mRNA है, लाइक आपका ये mRNA है, मान लो इस mRNA का आपको पता है कि यहाँ पर इसका ये इनिशिएशन कोडोन, मान लो ये AUG है, ये इसका 5' है इधर, और ये यहाँ पर हमने दूसरा बनाया था GUG, आगे हमने बताया था UUC, इस तरह से है। तो सबसे पहले ये होगा कि जो आपका राइबोसोम होता है, बैक्टीरियल राइबोसोम, आपको पता है कि ये स्मॉल सब यूनिट होती है, ये लार्ज सब यूनिट होती है। लार्ज सब यूनिट जो है वो 50S कहलाती है, स्मॉल सब यूनिट आपके 30S होती है। 50S जो होती है इसके अंदर 23S rRNA होता है, ये 11th में था आपके। इसमें और भी होते हैं, 5S rRNA होता है, ठीक है, इसमें आपका 16S rRNA होता है, ये ठीक है, 16S। तो अभी क्या है कि यहाँ पर के पहले, सबसे पहले आपकी जो ये 30 वाली यूनिट है राइबोसोम की, ये यहाँ पर आकर के लगेगी, ठीक है, मान लो इट विल बाइंड हियर, ठीक है, ये यहाँ बाइंड करेगी। और इसकी जो कुछ हाइपोथेटिकल इसके में कुछ सीक्वेंसेस उस सिचुएशन हाइपोथेटिकल लोकेशंस होती हैं, साइट्स होती हैं, उनको कहते हैं पॉलिटिकल साइट्स को P साइट और A साइट। ये यहाँ P साइट है, A साइट है, और इसके बाद ये यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। अटैच होने के लिए इसकी मदद करता है 16S rRNA, ये 16S rRNA जो इसमें प्रेजेंट होता है,
ये मदद करता है यहाँ पर अटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मान लो यहाँ जुड़ जाएगा 30s यूनिट फर्स्ट एनकाउंटर द mRNA। 30s ने एनकाउंटर कर दिया mRNA को यहाँ पर। AUG और GUG मतलब ये पहले साइट पर, P साइट पर इनिशिएटर कोडोन है, A साइट पर GUG दूसरा कोडोन है। P मीन्स टू से दैट पेप्टाइडल साइट, और A मीन्स टू से दैट अमीनो एसाइल साइट, इसको कहते हैं अमीनो एसाइल साइट, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जो इनिशिएटर टीआरएनए जो हमने पीछे देखा था वो आएगा। सपोज करो ये आपका इनिशिएटर टीआरएनए है, ये आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसके पास आपका पहला एमिनो एसिड है, ये रहा है, ठीक है, एफमेट। ये आता है यहाँ पर, इसका जो एंटीकोडोन है वो यहाँ लगेगा UAC, इसके साथ जुड़ जाएगा, बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंटीकोडोन इसका। इसके आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है जुड़वाने के लिए, तो वो इसके ये एनर्जी लेके आता है, GTP की मदद से लेता है, ठीक है। इतना ज़्यादा आपके पास नहीं दिया गया। यहाँ कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, उनका आपको नहीं जानना है कौन कौन से फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। होगा ये कि अभी ये जुड़ जाता है यहाँ पर आकर के, फिर दूसरा जो टीआरएनए होगा जो GUG के लिए होगा, दैट विल कम टू दिस पॉइंट, लाइक इस यहाँ पर आएगा, उसमें होगा CAC, और उसके पास जो एमिनो एसिड होगा वो होगा वैलिन, ठीक है। लाइक यहाँ क्या होगा, वैलिन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब ये दो टीआरएनए यहाँ करके जुड़ जाते हैं आपके, इसके बाद ये होता है कि जो इसकी दूसरी सब यूनिट है, इसके पहले ही, मतलब ये दूसरे वाले के आने से जस्ट पहले ही जो इसकी तो 50s सब यूनिट है वो इसको कवर कर लेती है, ठीक है। राइबोसोम की 50s सब यूनिट आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला आता है A साइट पर, ठीक है। द 50s सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम विल कवर दिस, मेक दिस होल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पूरा जो टीआरएनए प्लस mRNA प्लस 30s ये पूरा बन गया, मतलब पूरा राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर ये सेकंड वाला आता है, यहाँ लग जाता है इस तरह से। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो आपका पहला वाला एमिनो एसिड है यहाँ पर जो प्रेजेंट है, जो इसके पास ही मेथियोनिन है और ये वैलिन है, वैलिन वाले का जो अमीनो ग्रुप है, इसका जो अमीनो ग्रुप है वो मेथियोनिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा। वैलिन वाले का जो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, आपको पता है अमीनो एसिड के पास अमीनो ग्रुप तो होते ही है। लाइक मान लो ये आपका वैलिन है, जैसे हम दिखाएंगे भाई वैलिन आपका इस तरह से होता है, मान लो ये आपका वैलिन है, ठीक है। तो ये अपने इस एमिनो ग्रुप से यहाँ पर अटैक करता है, इसके कार्बोक्सिलिक एंड से, जो इसका कार्बोक्सिलिक एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ अटैक करता है। और इसमें इसको बॉन्ड को बनवाने में, बॉन्ड आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो आपका दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड आपका ऐसा होता है CONH, ठीक है ना, जिसमें एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप भाग लेता है, एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेता है भाग, और दूसरे का अमीनो ग्रुप भाग लेता है। लाइक अगर मतलब COOH था ना यहाँ पे इस तरह से, और दूसरे वाले का अगर ये होता है इस तरह से, तो यहाँ से वाटर निकल जाता है बाहर और ये ये बन जाता है CONH। तो ये आपका क्या है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, मतलब दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को बनवाने में यहाँ पर जो 23S RNA है, ये बड़ी यूनिट में, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट मतलब एंजाइम की तरह काम करता है, और ये एंजाइम जिसको हम कहेंगे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ये इसे बॉन्ड को जल्दी से बनवाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये RNA एंजाइम्स हैं। RNA एंजाइम जो होते हैं उनको राइबोजाइम कहा जाता है। जो आपके RNA अगर कैटलिस्ट की तरह काम करें तो आप उसको क्या कहते हैं, राइबोजाइम, ठीक है। तो अभी क्या, ये मान लो यहाँ इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो जब बॉन्ड बन जाएगा तो होगा ये कि जो ये आपका ये है एफमेट, ये यहाँ से हटेगा और जा कर के इसके साथ यहाँ लगेगा।
तो अब जो है आपका जो दूसरे वाला जो ये है ना टीआरएनए, इसके पास दो आपके एमिनो एसिड हो जाएंगे। तो अब इसको आप क्या कहोगे, डाई पेप्टाइडल टीआरएनए। ठीक है, जब इसके पास आपके दो हो जाएंगे तब आप इसको क्या बोलोगे, डाईपेप्टाइडल टीआरएनए। तो नाउ द डाईपेप्टाइडल टीआरएनए इज ऑन ए साइट, इन द पी साइट, पी साइट का टीआरएनए खाली हो गया है। ठीक है, ये जीटीपी हट गया था, इसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, ऐसे अगले वाले पे लेके आया हुआ एनर्जी। फिर क्या होगा, राइबोसोम जो है आपका एक स्टेप आगे मूव कर लेता है इस तरह से। ठीक है, एक बार मैं यहाँ दोबारा से एक बार mRNA यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा कि जो राइबोसोम है आपका वो यहाँ आगे मूव करके, मान लो थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है। ठीक है, यहाँ और यहाँ पर इसकी जो ए साइट है इस पे UUC आ जाएगा, यहाँ पी साइट पर आ जाएगा GUG, और पीछे ई साइट पर चला जाएगा AUG, और जो खाली वाला टीआरएनए था वो आपका ई साइट से निकल लेगा। ये टीआरएनए कौन सा था, FMET टीआरएनए, ये रिलीज हो जाएगा यहाँ से एग्जिट साइट से। GUG वाली जो साइट थी इसके ऊपर जो आपका आ जाएगा वो डाईपेप्टाइड था ही यहाँ पर, जिसके पास वेलिन है, जिसके पास ये FMET है, और अब आपकी ए साइट खाली है। राइबोसोम आपका मूव कर गया आगे, एंजाइम इसको चाहिए था, इसने लिया ट्रांसलोकेज एंजाइम, एंजाइम लेकर के ट्रांसलोकेज आगे मूव कर गया, एनर्जी ली है जीटीपी से और चला गया आगे एक स्टेप। अभी नया UUC के लिए फिर नया टीआरएनए आएगा जिसमें होगा AAG, और इसने पकड़ रखा होगा फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड को, फिनाइल एलेनिन लेकर आएगा। फिर ये फिनाइल एलेनिन इसके वैलिन वाले पर अटैक करेगा, फिर बॉन्ड बनाएगा, फिर दो एमिनो एसिड इसके ऊपर चले जाएंगे, फिर इसके ऊपर तीन हो जाएंगे। ऐसे राइबोसोम मूव करता रहेगा। फाइनली अगर जब तक यहाँ पर स्टॉप कोडोन नहीं आता, या अगर मान लो यहाँ UAG आ जाता है, सपोज करो यहाँ UAG आ गया, तो UAG आने से क्या होगा कि बस इसके बाद यहाँ रिलीजिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। कोई टीआरएनए स्टॉप कोडोन के नाम का कोई टीआरएनए नहीं होता, रिलीजिंग फैक्टर आ जाएंगे, फर्दर राइबोसोम का मूवमेंट नहीं होगा, राइबोसोम की दोनों यूनिट अलग हो जाएंगी। नेसेंट टीआरएन जो आपका बनने वाला ये तो पॉलीपेप्टाइड था, यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर ये यूकैरियोटिक का होता है तो वही यूकैरियोट में इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज देते हैं। लेकिन अगर मान लो ये प्रोकैरियोट का होता है तो प्रोकैरियोट का जो आरएनए होगा, जो आपका पॉलीपेप्टाइड होगा, ये यहीं पर ही, मतलब ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। ठीक है ना, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंज होना होगा सेल के साइटोप्लाज्म में यहीं पर ही होगा। लेकिन यूकैरियोटिक का अगर होता है तो उसको वो चला जाता है आपका कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। वहाँ फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें मॉडिफिकेशन करती है, फिर वो गोल्गी बॉडी के पास भेजती है। गोल्गी बॉडी उसमें वेसाइकल में बंद करके बॉडी से बाहर निकालती है, सेल से बाहर निकालती है, या फिर किसी को, या फिर लाइसोसोम बना देती है। इस तरह की चीज़ें हैं, वो अलग बात है। मतलब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी का काम है। तो ये था आपका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस। एक बार हम आपकी जो बुक है उसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड, मतलब पॉलीपेप्टाइड बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं। एंड द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए। एमआरएनए में जो सीक्वेंस ऑफ बेस है वो डिसाइड करते हैं कि एमिनो एसिड की चेन कैसी बनेगी। एंड द एमिनो एसिड्स आर joined by a bond which is known as the peptide bond। आपको पता है एमिनो एसिड आपके एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में एनर्जी चाहिए होती है। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ एमिनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। पहले एमिनो एसिड जो है वो एटीपी के प्रेजेंस में एक्टिवेट होंगे। एंड नाउ द एक्टिवेटेड एमिनो एसिड बाइंड विद देयर कोग्नेट टीआरएनए। ठीक है, अपने टीआरएनए के साथ जुड़ते हैं, इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। एंजाइम का नाम इन्होंने यहाँ नहीं बताया। एंजाइम चाहिए होता है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है,
हर एक के लिए हर एक स्पेशल एंजाइम होता है, मोर स्पेसिफिक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बात है कि वो अमीनो एसिड जाकर के पर्टिकुलर टीआरएनए के साथ ही जुड़ेगा। इफ टू सच चार्ज टीआरएनए, मतलब अगर दो चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज इन, अगर वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि आपने अभी देखा, दो टीआरएनए जिनके पास अमीनो एसिड है, अगर उनको एक दूसरे के पास लाओगे तो उनमें क्या बन जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन दैम। और इसमें इट वुड बी फेवर एनर्जेटिकली, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट, अगर इसमें एंजाइम लग जाए तो प्रोसेस रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा तेजी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है क्या, द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। आपको पता है कि प्रोटीन बनाने का जो काम होता है वो आपका किसका होता है, राइबोसोम का काम होता है। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चरल आरएनए। आपको पता है कि राइबोसोम जो होता है वो आपका जैसे कि मैंने बताया अभी कि राइबोसोम के अंदर आपके आरएनए का राइबोसोम बना होता है और प्रोटीनों का बना होता है। जैसे ये नीचे वाली जो सब यूनिट है, ये अगर बैक्टीरिया की है तो ये 30S सब यूनिट है। ऊपर वाली जो है ये कौन सी है, 50S सब यूनिट है। 50S में आपको पता है यहाँ पर 23S आरएनए जरूर होगा। नीचे वाली में आपको पता है 16S आरएनए होता है, ठीक है। और ऊपर वाली में आपका एक और होता है 5S। ये बैक्टीरिया के लिए केस में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स दोनों में मिलती हैं मिला जुला करके। फिर लिखा है कि इन दिस इनएक्टिव स्टेट, अगर अलग अलग होते हैं तो अलग अलग मतलब इनएक्टिव स्टेट में होते हैं तो दोनों यूनिट आपकी छोटी भी और बड़ी भी अलग अलग रहती हैं। व्हेन दे विल बाइंड कम टुगेदर, जब ये आपस में जुड़ती हैं तो यहाँ मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम आयन दे विल बाइंड टू फॉर्म ए कंप्लीट राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो आगे लिखा है कि भाई इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट, अ लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर एमआरएनए, देखो ध्यान से लेकिन देखना क्या लिखा है, द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर एन एमआरएनए, मतलब पहले जो होगा आपकी स्मॉल सब यूनिट आकर के इनकाउंटर करेगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन, मतलब ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है आपको कि पहले आपकी कौन सी सब यूनिट आकर के जुड़ी है, ठीक है ना। पहले कौन सी जुड़ी है उसके बाद कौन सी आएगी। तो पहले आपकी 30S आएगी, उसके बाद आपकी 50S सब यूनिट आएगी, ठीक है। जैसे यानी क्या, देर आर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन, तो बिगिन कब होता है, जब आपका जुड़ जाती है आकर के 30S शुरू हो जाता है तभी। एंड देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट। तो देखो इन्होंने बताया कि लार्ज में 2 साइट होती हैं। अब 2 साइट के नाम पे इन्होंने नाम तो बताया नहीं है। वो 2 साइट जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई एक तो आपकी होती है P साइट, एक आपकी होती है A साइट, पेप्टाइडल साइट, अमीनो असाइल साइट। And there are 2 sites in the large subunit and for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of peptide, मतलब जिससे कि वो जो आपके 2 टीआरएनए वो पास पास रहें और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन हो। लिखा था राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो हमने बताया कि भाई ऊपर वाली यूनिट में जो आपका और 23S आरएनए होता है वो आपका राइबोजाइम की तरह काम करता है, जो कि आपकी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। तो यहाँ लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। 23S आरएनए इन बैक्टीरिया, यूकैरियोट में 28S होगा। इज द एंजाइम राइबोजाइम, राइबोजाइम्स आर दोज एंजाइम दे आर मेड अप ऑफ द आरएनए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में कि भाई आपका ये जो पहला जो था ये मतलब टीआरएनए आपका पहले वाला टीआरएनए यहाँ रहा होगा पीछे, CUC से शुरू हुआ ना, CUC से CUC UUG GGU UUC इनके नाम का बनता जा रहा है। फिर देखो ये आपका P साइड पर जो है इस पर आप चेन लंबी होती जा रही है। फिर ये यहाँ से जा रहा है बॉन्ड बना करके सेकंड वाले के पास, A साइड के पास, वहाँ अभी वैलिन है तो वैलिन इधर आ जाएगा, ठीक है ना, वो मतलब इधर की साइड पे आ जाएगा। तो फिर ये वाली लंबी चेन आपकी यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये चेन लंबी होती जाएगी जब तक कि आपका स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। जहाँ तक कि आपका स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता तब तक ये कॉन्टिन्यू फॉर्मेशन में चलता रहता है। राइबोसोम को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, मूवमेंट के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं। एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP से मिलती है, ठीक है।
तो सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा समझने की बात है बस, है ना। नेक्स्ट लिखा है ट्रांसलेशनल यूनिट इन द mRNA द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन। मतलब ये कह रहे कि RNA में AUG से पहले कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक होते हैं स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना, ट्रांसलेशन यूनिट इन द mRNA सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन एंड द स्टॉप कोडॉन। मतलब कि स्टार्ट कोडॉन से पीछे भी होते हैं कुछ और स्टॉप कोडॉन के उधर भी कुछ होते हैं। इन कोड फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, वो क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड कोड करते हैं अलग से कुछ और। एन mRNA ऑल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रेफर्ड टू एज UTR। तो कुछ ऐसे होते हैं इनके पास सीक्वेंस mRNA के जो कि आपके पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाते, जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं होते, उनको हम UTR कहते हैं। वो जो UTR होते हैं वो आपके एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो लेटर ऑन हायर क्लासेस में जाकर आप इसका मतलब ज़्यादा समझ पाओगे, अभी आपको जानना नहीं है ज़्यादा। तो आपको जानना है भाई UTR का काम क्या है, तो आपका आंसर होता है एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। दे आर प्रेजेंट अपस्ट्रीम फ्रॉम द 5' एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द 3' मतलब 5' से पीछे मिलते हैं और 3' से आगे मिलते हैं जीन के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू द mRNA। इनिशिएशन के लिए राइबोसोम जो होगा वो आपका mRNA से बाइंड करता है जाकर के एट द स्टार्ट कोडॉन, शुरुआती कोडॉन पर। आपको ये पता ही है कि शुरुआती कोडॉन पर जाकर के बाइंड करेगा। लिखा है दैट इज रिकॉग्नाइज ओनली बाय इनिशिएटर tRNA। ध्यान रखना, पहला कोडॉन कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इनिशिएटर tRNA। इनिशिएटर tRNA आपका कौन सा होता है, जो कि आपका मिथियोनिन वाला tRNA होता है। And the ribosome proceed to the elongation phase of protein synthesis, and during this stage complexes composed of amino acid linked to RNA। नया, ठीक है, complexes composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon। मतलब नया नया tRNA आता रहेगा और अपने अपने कोडोन के साथ बाइंड करता रहेगा, फॉर्मिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद देयर एंटीकोडोन। tRNA का जो एंटीकोडोन है वो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता रहेगा और वो वहाँ पर जुड़ता रहेगा। एंड द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, कोडोन टू कोडोन, कई कोडोन नहीं, सिंगल सिंगल कोडोन, कोडोन टू कोडोन अलोंग द mRNA, ठीक है ना। एमिनो एसिड आर एडेड बाय वन, एक एक एमिनो एसिड जुड़ता रहता है, एंड ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस, और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बन जाती है। डिक्टेटेड बाय DNA, किसने बताया है, डिक्टेटेड बाय DNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA। mRNA में डिक्टेटेड करके DNA ने अपनी इंफॉर्मेशन को भेज दिया है। क्योंकि DNA तो नहीं आ रहा है, मतलब अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो DNA तो न्यूक्लियस के अंदर है, राइबोसोम न्यूक्लियस से बाहर है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में भेज रहा है, RNA की फॉर्म में भेज रहा है। एट द एंड अ रिलीजिंग फैक्टर, बाद में एक रिलीजिंग फैक्टर आता है, वो आकर के स्टॉप कोडोन से जुड़ जाएगा। स्टॉप कोडोन आपको पता है UAG UGA, ठीक है ना, UAA है, एंड टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। तो भाई टर्मिनेट हो जाएगा राइबोसोम, ये आपका प्रोसेस, और आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी, राइबोसोम की दोनों यूनिट अलग हो जाएंगी। फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए यूकैरियोट में पॉलीपेप्टाइड चेन चली जाती है गोल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और वहाँ से फिर गोल्गी बॉडी के पास चली जाएगी। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस जो कि था ट्रांसलेशन का। मतलब सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान से समझने का है बस, बाकी बातें तो कुछ नहीं है। NCERT ने बहुत कम दिया है, उतना जितना दिया है उतना ही जान लो, वही बहुत ज़्यादा है। अगर एक एक बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है, सब कुछ समझ में आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को बार बार देखना, ठीक है ना। इसी से आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसी से मेडिकल में आएगा, ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।